हेलो एवरीवन, मैं जेन्योल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है +2 का डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जितने कॉन्सेप्ट और उस बेसिस जितना मैंने आपको काम करवाया है, क्वेश्चन करवाए हैं, वो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि जब तक अपने काम से आप मोहब्बत नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, तो यार आपको उसका जो है कभी भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप लोगों ने अगर पढ़ाई से अगर प्यार किया है तो आपको कभी जिंदगी में धोखा नहीं मिलेगा। 100% उसका आपको रिजल्ट मिले ही मिलेगा। अगर जैसे दूसरे कामों पे आप फोकस करते हो, कहीं और जाके अगर मोहब्बत करोगे तो वहां पे आपको 100% धोखा मिलता ही मिलता है। क्योंकि आपने देखो यार बहुत सारी स्टोरी जिंदगी के अंदर पड़ी होगी, अलग अलग आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आपके सामने इस तरीके से देखने को मिलते भी होंगे। लेकिन जब आप अपनी किताबों से अगर प्यार करना शुरू कर दिया तो आपको किसी प्रकार से कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए सभी बच्चों को जो काम करना है वो मेहनत से करना है, पूरी पूरी लगन करनी है आपको। उसके अंदर 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, कंपटीशन आपका 100% क्वालिफाई होगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टीज होती है मोस्ट इंपोर्टेंट होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। और जैसे ही हम प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे पूरी की पूरी, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए पूरा काम बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टीज की अगर बात करता हूं तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो है इफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड फंक्शन रिमेन्स सेम then value of definite integral does not change। अगर किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपके पास लिमिट जो है और फंक्शन अगर सेम रहे, अगर सेम रहे तो उस केस में जो डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू है ना वो कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब आपके सामने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख रखी है। जैसे आपको प्रॉपर्टी दे दी ए टू बी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स। बात आगे सुने। तो ये जो प्रॉपर्टी है अगर मेरे पास लिमिट सेम रहे ए टू बी एफ टी डी टी बना दिया मैंने, तो कहने का मतलब यहां तो वेरिएबल जो है वो एक्स का है। यहां पे क्या कौन सा वेरिएबल है? एक्स है। और यहां पे जो वेरिएबल है वो क्या है? टी है। लेकिन इस केस में मैंने सिर्फ x को जो है वो रिप्लेस किया है सिर्फ t के अंदर। तो इस केस में जो फंक्शन होता है एफ एक्स इजकल टू एफ टी हमेशा बराबर होता है। ये जो फंक्शन है x का फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो t का फंक्शन है। तो इस बात में जरूर जरूर आपको ध्यान देना है कि एफ एक्स इजकल टू हमेशा एफ टी के बराबर होता है। इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, कभी भी चेंज नहीं आता। बात आ गई समझ में? और इस केस में आपको जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू मिलेगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो हमेशा सेम मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हो एग्जांपल के तौर पे तो वो भी मैं आपको करवा सकता हूं। जैसे आपको दे दिया फॉर एग्जांपल, यहां पे ही दे देता हूं छोटा सा एक एग्जांपल कि 0 से 1 मेरे पास कोई लिमिट है, 0 से 1 लिमिट है और x dx दे दिया। इसको सोल्व कर लो। अगर मेरे पास x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा x² 0 से 1 मैंने लिमिट लगा दी। तो अगर मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, सबसे पहले 1 पुट किया x की जगह तो 1/2। जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो -0 तो 1/2 आंसर आ जाएगा। आ गया। अगर इसी फंक्शन को देखो, ये x का फंक्शन था, अगर इसी फंक्शन को मैं t का फंक्शन लेता हूं, अगर मैंने t की फॉर्म में लिया, जैसे आपको 0 से 1 लिमिट तो सेम रखनी है, सिर्फ x की जगह क्या लूंगा मैं? t लूंगा। टी इंटू में क्या कर दूंगा मैं? dt कर दूंगा। बात आ गई समझ में? इसी तरीके से सेम उठाया मैंने। अगर इस केस में t का जब भी मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? t² आ जाएगा। लिमिट मेरे पास सेम 0 से 1। जैसे ही मैंने पुट कर दी 1 अगर पुट किया तो मेरे पास कितना बन जाएगा? यहां से 1/2 माइनस का क्या हो गया? 0। तो एक चीज देखिएगा, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा कभी भी कि मेरे पास ये 1/2 -0 सेम ये चीज आ गई ना। तो कहने का मतलब फाइनली इसका भी कितना बड़ा मेरे पास? 1/2। यहां तक दिख रहा होगा अभी आपको, 1/2 मिला इसका भी। तो कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू है
वो भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आई है। तो इस केस में आप देख सकते हो ये तो x का था, ये t का फंक्शन। तो इस केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आती है, कभी भी अलग है नहीं होती। लेकिन x की जगह सिर्फ t, कोई माइनस प्लस या किसी प्रकार का साइन यहाँ पे नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखना। कभी ऐसे सोच लो x की जगह -t रखूंगा, फिर चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई पावर या किसी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए, सिर्फ जो वेरिएबल है उसको चेंज कर सकते हो सेम फॉर्म में। ठीक है, अगला मेरे पास ये तो हो गई हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो कि बड़ी काम की चीज है भैया, तो इसलिए ध्यान रखना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a टू b fx dx है हमारे पास। अगर मैं इस केस में लिमिट चेंज करता हूं, a टू b लिमिट है यहाँ पे, अगर मैं b टू a कर देता हूं, आपस में जो लिमिट है वो इंटरचेंज कर दी मैंने। कहने का मतलब जो अपर थी वो तो मैंने लोअर बना दी, और लोअर लिमिट को क्या बना दिया, अपर है। तो हमेशा साइन जो होगा ना वो माइनस का आ जाएगा, आगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास ये प्लस में था तो माइनस हो गया, अगर ये माइनस में होता तो प्लस में। कहने का मतलब साइन चेंज आएगा हर बार जब आप लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हो। जब लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हो तो हमेशा साइन चेंज होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये 2 प्रॉपर्टी है, लेकिन बेसिक सी दिख रही है, लेकिन काम की चीज है भैया बड़ी, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना है एक एक चीज को। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास इसी बेस पे क्वेश्चन आता है सबसे पहले। और आपको पता है कि हमारे जब क्वेश्चनों की शुरुआत होती है बेसिक से लेके, जब धीरे धीरे लेवल बढ़ता है तो बच्चे का बेस इतना मजबूत बन जाएगा, कहीं पर भी बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार का दर्द फील नहीं होगा, काम जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर पूरी क्लास जिस बच्चे ने कर ली है कंप्लीट और उस पे मेहनत कर ली है, बार बार नोट्स पढ़ो, और आप जो भी बुक आपने परचेज करके उस बुक पे अपनी जी जान लगा दो, रिजल्ट मिलेगा 100% आपको। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, इफ आई एन इजकल टू है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x इंटू में x की पावर n-1 dx दे दिया। ये तो मेरे पास जो फंक्शन है वो आई एन के बराबर है, मतलब इसको आई एन से डिनोट कर रखा है। ये जो फंक्शन है आई एन के बराबर है, देन 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है e की पावर में माइनस क्या है मेरे पास, लेमडा एक्स, माइनस का लेमडा एक्स, x की पावर n-1 dx दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। तो अब इस केस में सबसे पहले मेरे पास जो ये निकालना है, इस बात पे फोकस कीजिएगा। अगर इस चीज को मैं नीचे उतार लेता हूं, इस चीज को मैंने नीचे उतार दिया कि मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी है, जो निकालना है e की पावर माइनस लेमडा एक्स इंटू में x की पावर n-1 इंटू में dx दे रखा है आपको, मतलब ये जो है ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में सबसे पहला काम देखो क्या करोगे। इस केस में सबसे पहला काम, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं लेनी। आपको एक बात बताओ, यहाँ पे तो e की पावर -x है, यहाँ पे e की पावर माइनस लेमडा एक्स बिठा रखा है, सिर्फ इतना सा चेंज है। तो मैं क्या करता हूं, इस केस में जो मेरे पास माइनस लेमडा एक्स है इसको पुट कर देता हूं, पुट लेमडा एक्स इजकल टू, मैंने मान लिया t पुट कर दिया। लेमडा एक्स किसके बराबर, t के बराबर पुट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं क्योंकि t की फॉर्म में लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास लेमडा एक्स इजकल टू टी है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लेमडा तो कांस्टेंट है, एक्स का कितना हो जाएगा dx इजकल टू क्या हो जाएगा dt हो गया। अब एक बात होता है, ये लेमडा तो इधर भेजूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसका dx चाहिए, तो मेरे पास dx जो है वो आ जाएगा dt अपन क्या हो गया भैया, लेमडा आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो फंक्शन x का था यहाँ पे t हो गया, ठीक है, तो लिमिट भी भैया चेंज आएगी, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट पर भी फोकस करूंगा पूरा का पूरा, किसी प्रकार का आपको तकलीफ नहीं लेनी बेकार की। x की लिमिट और t की चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये x की लिमिट होती है 0 टू इन्फिनिटी, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें उसी की लिमिट होती है। तो मेरे पास x की थी, अब t की चाहिए, तो देखो मेरे पास 0 है x का, लोअर लिमिट 0 पुट की यहाँ पे x की जगह, तो मेरे पास एक बता तो 0 इंटू में लेमडा, तो मेरे पास t की वैल्यू क्या मिली 0। अगर मैंने इन्फिनिटी पुट की x की जगह, यहाँ पे पुट करूंगा इन्फिनिटी पुट की, तो लेमडा भी कांस्टेंट है, तो इन्फिनिटी t कितना देगा इन्फिनिटी। तो लिमिट में तो देखो भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिएगा
जो जो मेरे पास मटेरियल आए वो पूरा का पूरा इसके अंदर रख देता हूं। तो देखो मेरे पास फाइनली आ गया, लिमिट जो है वो आ गई मेरे पास 0 से इन्फिनिटी रही है, कोई चेंज नहीं हुआ था। ई की पावर में अब लैम्डा एक्स टी के बराबर है तो माइनस का टी हो गया ना, हो जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक्स चाहिए मेरे को, एक बात तो यहां से एक्स अगर बाहर निकालू मैं तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी अपॉन क्या हो जाएगा भैया, लैम्डा आ जाएगा। तो मैं इस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, टी अपॉन लैम्डा। तो पावर में भी बैठा है, देखना भैया, टी अपॉन लैम्डा की होल पावर n माइनस 1 बैठा है, वो पावर लगानी पड़ेगी सेम। dx किसके बराबर आ गया, dt अपॉन लैम्डा के बराबर आ गया। अब जैसे मैं इसको सोल्व करता हूं, अंदर सोल्व कर लो, सिर्फ कुछ भी नहीं करना आपको। e की पावर है माइनस टी तो पड़ा रहने दो। एक बात तो ये पावर अलग अलग देता हूं मैं, तो इनटू के अंदर t की पावर n माइनस 1 बना दिया और लैम्डा की पावर n माइनस 1, और इनटू में क्या बैठा है, नीचे लैम्डा बैठा है तो ये भी लगा दिया, इनटू में dt को मैंने अलग कर दिया। तो एक बात बताओ, ये तो लैम्डा सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो n माइनस 1 और प्लस 1 करूंगा तो n बचेगा, तो बाहर फेंक दो इसको, तो 1 अपॉन लैम्डा को तो मैंने बाहर फेंका, n को 1 अपॉन लैम्डा की पावर n तो बाहर फेंक दिया। मेरे पास क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, e की पावर माइनस का t है, e की पावर क्या है भैया, माइनस का t है, और ये हो जाएगा मेरे पास t की पावर n माइनस 1, और इधर मेरे पास क्या बैठा है, dt बैठा है, और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस लैम्डा वाले को पूरे को बाहर लिखा दिया मैंने, रख दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है वो t का है, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास x का फंक्शन आई एन के बराबर है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर ये t का फंक्शन है तो अगर मैं रिप्लेस करूं x के फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर, यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करोगे आप लोग, प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर दोगे, क्या अप्लाई होगा कि जो मेरे पास फंक्शन t का है वो किस में जाएगा, x में करता हूं मैं चेंज, तो मेरे पास फाइनली जो बचा वो हो जाएगा भैया 1 अपॉन लैम्डा की पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और जहां जहां t है वहां वहां सिर्फ क्या रखूंगा, x, कोई चेंज नहीं, और माइनस प्लस पावर कुछ भी, ये t जहां जहां है वहां वहां x, तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा भी t की जगह, e की पावर है माइनस एक्स इंटू में, देखो भैया एक साथ में देख लो, x की पावर n माइनस 1 और dx बना देंगे, x की पावर n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, dx, जहां जहां t था वहां वहां मैंने क्या पुट कर दिया, x। तो ये बात लिख भी लो, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि तकलीफ आ रही है तो ये बात लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या करते हैं, पुट t इज इक्वल टू x रख दिया मैंने, सिर्फ इतना सा काम किया है, t की जगह x की फॉर्म में फंक्शन को बना दिया है। अब एक बात तो जो मैंने बनाया है तो ये पूरा का पूरा ये सेम बन गया ना जो मैंने अभी बनाया है, और वो किसके बराबर है, आई एन के बराबर है। ये जो है ये मेरे को गिवन है, ये किसके बराबर है, आई एन के बराबर है। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, फाइनली जो बचा वो मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा की पावर n इंटू में आई एन हो गया, कौन से बड़ा है, ये पूरा का पूरा आई एन के बराबर है, देख लीजिएगा गिवन है। तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया, कई बार ऐसे लिखे तो कोई फर्क नहीं, आई एन सिर्फ एक डिनोट करने का तरीका है भी इंटीग्रेशन को उसको, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमेशा ऐसे लगानी है, सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया जाता है, लेकिन प्लस माइनस किसी प्रकार की आपको छेड़खानी नहीं करनी, किसी प्रकार की, ठीक है। रखना सिर्फ वेरिएबल जो है वो चेंज करोगे, सेम पावर सेम रूल के अंदर आप अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है आपको बता देता हूं, कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरीके का आपको मिल भी जाएगा जेई के अंदर जब जाके देखोगे तो मेरे को जो गिवन है वो क्या है, एफ 1 अपॉन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर एफ एक्स कैपिटल में भी इक्वल टू 0 के बराबर दिया है, देन साइन थीटा टू कोसिकेंट थीटा तो लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, जो मेरे पास ये तो लिमिट चलो दे रखी है मेरे को, यहाँ पे जो है वो एफ एक्स बैठा है कैपिटल, एफ एक्स मेरे पास देखो यहाँ पर भी बैठा है यार, और ये पूरा का पूरा 0 के बराबर दे रखा है। तो भैया एक काम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं क्या, क्यों ना ये एफ एक्स अकेला कर दूं, एफ एक्स ले आके उसमें पुट कर दूं। तो मेरे पास देखो एफ एक्स कैसे आएगा,
सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा ये बताओ। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो गया एफ 1/x, ठीक है। ये प्लस का था, इधर गया तो माइनस हो गया। अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो एफ एक्स मेरे को तो अकेला एफ एक्स करना है, तो मेरे पास हो गया -1/x स्क्वायर और एफ 1/x के बराबर आ गया। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो आई है मैं इसके अंदर रख देता हूं, क्योंकि एफ एक्स चाहिए था मेरे को। तो अगर उसके अंदर रखता हूं मैं तो मेरे पास देखो क्या क्या बनेगा। उसके अंदर रखूं अभी मैं, तो मेरे पास फाइनली जिसके अंदर रखना है वो लिख देता हूं यहां पे साइन थीटा टू कोसिकेंड थीटा, तो आपको लिमिट दे दी एफ एक्स डी एक्स है मेरे पास, ठीक है भैया। अगर ये रखता हूं मैं, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो मेरे पास आ गया फाइनली कि साइन थीटा टू कोसिकेंड थीटा तो लिमिट है एफ एक्स देखो किसके बराबर आ गया -1/x स्क्वायर इंटू में एफ 1/x, डी एक्स बैठा रहेगा सेम का सेम। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब एक बात बताओ, जो चीज आई है उसके अंदर मेरे को क्या करना है, देखिएगा 1/x को मैं t के बराबर रख देता हूं। क्या करना है, लेट 1/x इक्वल टू मैंने t मान लिया t मानने के बाद इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो 1/x का जो क्या होता है डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है भैया, अगर कभी पढ़ा है तो dx लगाते हैं इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया। अब एक बात बताओ, जब मैंने t रख लिया तो लिमिट भी चेंज आएगी। लिमिट हमारे पास यहाँ पे जो है वो x की थी, अब मेरे को t की चाहिए, तो भैया लिमिट को भी चेंज मार दो। लिमिट चेंज मारूंगा, x की थी और मेरे को किसकी चाहिए, t की चाहिए। इस चीज पे ध्यान देना, x की थी और t की चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा करता हूं तो मेरे पास एक बात बताओ कि जो मेरे पास x की जो लिमिट है वो साइन थीटा, तो मेरे पास क्या है लोअर लिमिट, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा यहां पे रखता हूं x की जगह, तो मेरे को t चाहिए। देखो 1/sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसिकेंड थीटा हो जाएगा t। देखो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। अगर मैं कोसिकेंड थीटा पर लिमिट अगर x की जगह पुट करूं और t आएगा मेरे पास, तो कितना आएगा, देखो कोसिकेंड पुट करते किस में जाएगा वापस, रेसिप्रोकल कोसिकेंड का क्या होता है मेरे पास 1/कोसिकेंड किसके बराबर होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास लिमिट भी आ चुकी है, तो जो जो चीज आई है सारी अप्लाई कर दो। मेरे पास सबसे पहले लिमिट क्या रहेगी, अपर लिमिट जो है वो कोसिकेंड, किस केस में हुआ कि मेरे पास चेंज हो गई है भी अपर लोअर, यहाँ पे टी की लोअर क्या होगी कोसिकेंड और अपर क्या होगी साइन थीटा, ठीक है। और मेरे पास जो जो चीज मैंने मानी है वो पुट करेंगे। एक चीज देखो आप लोग कि मेरे पास ये वाली वैल्यू -1/x स्क्वायर और आपके पास ये वाली वैल्यू जो मैंने हाईलाइट करके दिखाई है -1/x स्क्वायर dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। सिर्फ बीच वाला देखो f 1/x, अब मैंने 1/x को t मानना था तो अंदर क्या बन गया ft बन जाएगा, 1/x की जगह t रख दूंगा। और ये जो बचा हुआ है बाकी मैंने हाईलाइट किया है वो मेरे पास किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया भैया, हो गया। अब एक बात बताओ, जो मैंने यहां तक निकाला है, अब इस केस में अगर मैं इसको i के बराबर मान के लेके आता भी, इसको मैंने i के बराबर रख देता हूं, क्योंकि जो आंसर मिलेगा ना वो देखो अब किस फॉर्म में मिलेगा, i के बराबर चलता है, चलो i के बराबर आ गया ये। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करता हूं कि अगर मेरे पास देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 भी अप्लाई करूं और प्रॉपर्टी नंबर 1 दोनों में साथ में अप्लाई कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 तो बोलता है कि जब मैं लिमिट चेंज मारूंगा, इंटरचेंज करता हूं तो आगे आएगा माइनस का साइन, ठीक है भैया। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है कि ये जो t का फंक्शन है वो किस में आ जाएगा, x के फंक्शन में। तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 1 दोनों अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास यहां पे जो अप्लाई करूंगा मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 में तो क्या होगा कि t इक्वल टू एक्स पुट कर दूंगा, बस सीधी सी बात है। और उसमें सिर्फ लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, तो देखिएगा क्या मिला फाइनली। जब भी मैंने रखा
तो आई इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा जब लिमिट इंटरचेंज मारूंगा तो साइन थीटा से लेके मेरे पास किसके बराबर आ गया कोसिकेंट थीटा, तो इसकी लिमिट हो गई। ठीक है, एफ टी है तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स बन गया, डी टी की जगह डी एक्स हो गया। हो गया। इतना होने के बाद अब मेरे पास ये जो वाला है, ये वाली जो वैल्यू है इतनी, ये मैं किसके बराबर रख के लेके आया था, देखिएगा आई के बराबर रखा था मैंने, तो माइनस बैठा है तो ये हो जाएगा पूरा माइनस आई के बराबर हो गया। किसके बराबर आ गया, माइनस आई के बराबर आ गया। अगर मेरे पास आई इज इक्वल टू माइनस आई हो गया तो देखिएगा भैया अगले स्टेप में क्या हो गया कि आई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस आई के। माइनस आई इधर लेके हुआ तो 2i बन गया इज इक्वल टू 0, और आई क्या मिला आपको 0 के बराबर। तो आई की वैल्यू आ गई जिसको मैंने इक्वल में रखा था। बात आ गई समझ में। और आई ही मैंने किसको रखा था, किसको माना था, जो कि एफ एक्स डी एक्स को जो मेरे को निकालना था उसको आई के बराबर रखा था, और आई की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो आप एक एक चीज को देखिएगा, प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने एक साथ लगाई है, इंटरचेंज भी किया और टी की जगह एक्स भी भेजा। बात आ गई समझ में। तो ये हो जाएगी मेरे पास जो कंपटीशन के तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, ना कि कोई बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है, सिर्फ कंपटीशन में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो कर लीजिएगा, मजे से कीजिएगा, प्रैक्टिस भी लगाइएगा, तकलीफ नहीं लेनी। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 2। काम बिल्कुल खिंचाई के साथ चल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आ चुकी है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा आसान चैप्टर होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन भी पढ़ा है ना इंडेफिनेट, तो वो आसानी से कर लेगा, क्योंकि लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आई यहाँ पे। इंटीग्रेशन वो सेम चीज है, प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नई चीजें दिखाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। देखो भैया नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर आती है 3 भाई। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो किस पे है, स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी आई है। किस पे है, स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। कहने का मतलब लिमिट को तोड़ना है, ब्रेक करने की प्रॉपर्टी है। स्प्लिटिंग मीन्स को हो गया टूटना, ये बात लिख लीजिएगा, टूटना। ठीक है, जैसे आपका दिल टूट जाता है 5 भागों में, तो यहां पर भी कितने भाग तोड़ने पड़ सकते हैं। तो ये किस किस पे लगता है, लिमिट कहां कहां टूटेगी, ये चीज देखिएगा। अब हमारे पास इन क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर, कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जुड़ा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये साइन फ्रैक्शनल पार्ट है, कभी कर लिए ब्रैकेट देख लो, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कौन सा, सबनम नहीं, सिग्नम फंक्शन, और डिफाइंड फंक्शन। इनके अंदर हमेशा लिमिट क्या होती है, हमेशा ब्रेक होती है, टूटती है, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग अप्लाई होते हैं। जैसे आपको बता देता हूं सिंपल फॉर्म, अगर मेरे पास जैसे मॉडुलस फंक्शन दे दिया, मॉडुलस सभी बच्चे को पता होता है। अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, उसके अंदर अगर वैल्यू मैं पुट करता हूं, अगर मैंने कोई भी वैल्यू जैसे पुट की, मेरे को मान लो मोड एक्स दे दिया, अब मोड एक्स जो है वो 2 फॉर्म में ओपन होगा। कैसे, एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो माइनस एक्स लेके आएगा, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स बार आएगा मॉडुलस से। तो उस केस में देखो 0 से छोटी वैल्यू जब मैंने पुट की तो माइनस एक्स बार लेके आ रहा है, तो इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यू पे लिमिट अलग हो जाएगी, और 0 से बड़ी वैल्यू पे लिमिट क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसीलिए लिमिट यहाँ पे क्या होती है, ब्रेक। एक पहले क्वेश्चन में समझ जाओगे, ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज देख लीजिएगा एक बार। देखो अगर मेरे को बोला ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मेरे को अप्लाई करना है, ए टू बी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स पे, तो इस केस में क्या होगा, ए टू सी मैंने कोई लिमिट लगाई एफ एक्स डी एक्स पे। अब ए टू सी क्यों लगाई, अब इस चीज पे देखना कि सी जो है वो बिलोंग करेगा ए टू बी के बीच में, ए और बी के बीच में सी मिलेगा। जैसे आपको मान लो 5 से 10 के बीच में मैंने कोई नंबर दे दिया 8, तो 8 जो है वो किसके बीच में लाई करता मिलेगा, 5 से 10 के बीच में लाई करता मिलेगा। उसी तरीके से सी जो है वो ए से बीच के, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ए टू सी लिमिट मैंने तोड़ी, एफ एक्स डी एक्स पे अप्लाई कर दिया, प्लस का साइन लगाना है, सी टू बी जाऊंगा फिर मैं एफ एक्स डी एक्स पे। जैसे अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट देखो तो अच्छे से देखिएगा, जैसे आपको दिया ये मेरे पास ग्राफ है, तो इस केस में जो ये लिमिट है ना, यहाँ पे x इक्वल टू ए है, बीच में x इक्वल टू सी है, ये x इक्वल टू बी है,
तो x इजकल टू बी और x इजकल टू ए के बीच में कौन बैठा है मेरे पास है, x इजकल टू सी बैठा है। तो इस केस में क्या होगा कि फंक्शन जो है वो अलग अलग फॉर्म में ओपन होगा, तभी हमेशा सी पहले ब्रेक करोगे, ए टू सी ब्रेक करोगे, फिर सी टू बी जाएंगे हमेशा। अब इस केस में क्या होगा, जब x इजकल टू ए से कहां जाऊंगा, सबसे पहले सी पे जाऊंगा, बी है मेरे पास कोई फंक्शन बैठा है जो मैंने शेडेड किया है, ये एरिया मेरे पास आ जाएगा जब है मैं ए टू सी लिमिट अप्लाई करूं। जब मैं सी टू बी जाऊंगा तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, इधर वाला जो मैंने ऐसे हाईलाइट है करके दी थी। बात आ गई समझ में, ये एरिया लेंगे हम। जब मैं सी टू बी जाऊंगा तो इधर वाला लूंगा, ए टू सी जाऊंगा तो इधर वाला लूंगा। बात आ गई समझ में। तो मेरे को ए टू बी जाना है तो रास्ते में सी पड़ रहा है, तो ए टू सी जाऊंगा फिर सी टू बी जा रहा हूं। ये तो हो गया पहला। दूसरी चीज, अगर आपको ये बोला कि इफ सी इज आउटसाइड टू ए टू बी, अगर सी जो है वो आउटसाइड मिल जाए किसके, ए टू बी के, जैसे इसके अंदर तो सी तो बीच में बैठा था, अगर सी दोनों के बाहर चला जाए, दोनों से बाहर चला जाए तो कैसे अप्लाई होगा, देखिएगा इस केस में। अगर आपके पास x इजकल टू ए वाला जो एरिया है और x इजकल टू बी के बीच में जो एरिया है वो ये वाला है, x इजकल टू ए से बी के बीच में है, c जो है वो इन दोनों से कहीं बाहर बैठा है, ये वाला एरिया किसके बीच आएगा, बी टू सी वाला। अब की बार क्या है, x इजकल टू ए और x इजकल टू बी के बीच में एरिया ये आ गया और b से c के बीच में एरिया ये आ गया। तो c जो है वो अब की बार किसके बार है, ए टू बी बार है, ए टू बी से जो है वो बार है, उनके बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो कैसे कैसे दोनों पे रूल अप्लाई होगा देखिएगा। अगर मेरे पास पहले की अगर बात करूं कि अगर आपके पास ए टू बी गया एफ एक्स डी एक्स, इस वाला तो मैंने ये कर लिया है, जो ये वाला फंक्शन था सेम ये होगा मेरे पास, ठीक है। अब इस वाले का जो फंक्शन है वो कैसे लिमिट ब्रेक होगी वो देखिएगा। मेरे पास ए टू बी जाना है एफ एक्स डी एक्स, तो इस केस में क्या होगा, जब भी मैं इसको करूंगा तो ए टू सी जा रहा हूं मैं, सबसे पहले ए टू सी जाऊंगा। अगर ए टू सी गया तो मेरे पास एफ एक्स डी एक्स पे अप्लाई कर दिया। तो एक बात बताओ, ए टू सी जब एरिया निकालूंगा तो ये तो पूरा निकलेगा ना, दोनों का पूरा निकलेगा, दोनों बॉक्स पूरे कवर करेगा। माइनस का साइन कर दूं अगर मैं अगर इसके अंदर माइनस कर दूं कौन सा एरिया, कि अगर मेरे पास ए टू बी का चाहिए था, सिर्फ इतना चाहिए था, लेकिन मैंने ले लिया ए टू सी, मतलब पूरा ले लिया, तो ये वाला अगर बॉक्स माइनस कर दूं, ये वाला एरिया इस पूरे में से माइनस कर दूं, तो कौन सा बचेगा, सिर्फ ए टू बी का बचेगा। तो माइनस कर दिया मैंने, माइनस का साइन है भी, ये चीज देखिएगा पूरा का पूरा माइनस है। बी टू सी, बी से सी माइनस कर दिया एफ एक्स डी एक्स का एरिया। बात आ गई सर। दोबारा देखिएगा, मेरे को इस केस में ए टू सी मैंने एरिया ले लिया, पहले ए टू सी एरिया ले लिया, लेकिन मेरे को निकालना किसका था, ए से बी का निकालना था, मतलब ए से बी तक का सिर्फ इतना आधा निकालना था, इस तक का, ठीक है। ए टू बी निकालना था एफ एक्स डी एक्स, जो मेरे पास ये फंक्शन बैठा है। अब इस केस में क्या हुआ, मैं चला गया ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये एरिया अंडर कर्व में भी पढ़ोगे और ऐसे अप्लाई होता है वहां पे, तभी वैल्यू निकलेगी। ए टू सी निकाल लिया मैंने, ए टू सी, लेकिन मेरे को तो सिर्फ इतना निकालना था, तो माइनस कर दूं इतने बड़ा एरिया, माइनस का साइन लगा दिया। बी टू सी जो लिमिट है, बी टू सी एफ एक्स डी एक्स पे अप्लाई कर दूंगा और पूरे में से क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा ए टू बी। अब एक चीज देखो कि अगर इस केस में मेरे पास ये तो मेरे पास ठीक है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसके अंदर ये वाला तो सेम का सेम उतार दिया मैंने, उसमें तो कुछ नहीं किया, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। अगर एक बात बताओ, इसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई कर दो, इस वाले में पूरे में प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने अप्लाई कर दी। अगर अप्लाई करूंगा तो लिमिट क्या हो जाती है, आपस में इंटरचेंज होती है और आगे साइन क्या हो जाता है, चेंज होगा। तो अगर बी टू सी लिमिट थी, अगर मैं इसकी लिमिट जो है चेंज मारता हूं, सी टू बी हो जाएगा और आगे जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस एफ एक्स डी एक्स। बात आ गई सर। तो ये कर लेंगे हम, इस वाली प्रॉपर्टी पे आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। सेम मेरे पास जब आपको सी बार बैठा हो तो आपको ऐसे करना है, हमेशा इस तरीके से चलना है। लेकिन अब जब ये इंटरचेंज किया तो देखो उल्टा चल के गई है लिमिट, सी टू बी, क्योंकि लोअर सी बन गई इसके अंदर, ये देखिएगा लोअर सी और अपर बी, तो सी टू बी बैक आया हूं तभी ये प्लस का लगा है मेरे पास। ये चीज एरिया अंडर कर्व में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना सी यूज है, कर लोगे। ये हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर है 3। तो इस काम को आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है।
किसी प्रकार का आपको दर्द फील नहीं करना। तो अब देखिएगा, सबसे पहले फंक्शन है मेरे पास इफ एफ एक्स इजकल टू, ये दे दिया x अगर 0 to 1 है तो अंडर रूट एक्स, अगर x की वैल्यू 1 2 है, 1 से 2 है तो x स्क्वायर होगा। तो देखो अलग अलग लिमिट पे अलग अलग वैल्यू अप्लाई होगी, अलग अलग फंक्शन अप्लाई हो गया ना। देन 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स निकालना है, 0 से 2 जाना है मेरे को। अब एक बात बताओ, 0 से 2 लिमिट है, लेकिन 0 से 1 में ये फंक्शन यूज होगा, 1 से 2 में ये यूज होगा, तो इसलिए लिमिट क्या होगी, बीच में से टूट चुकी है ना। ये जो फंक्शन है ना, ये डिफाइंड फंक्शन है। किस फंक्शन में बोला जाता है इसको, डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है इसको, इस बात का ध्यान देना। ये जो है ये डिफाइंड फंक्शन है, जो कि मैंने वहां पर लिख भी रखा था, ये देखिएगा भी डिफाइंड फंक्शन में भी ये लगता है। ठीक है, तो अब देखो कैसे, मेरे को जो निकालना है उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरे को जो निकालना है उस पर जाइएगा आप लोग, कि मेरे को निकालना है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस केस में एक बात होता है, 0 से 2 मेरे को अप्लाई करना है, लेकिन 0 से 2 एफ एक्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग लिमिट पे अलग अलग फंक्शन है। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले 0 से 1 जा सकता हूं, क्योंकि 0 से 1 जो फंक्शन यूज हो रहा है वो अंडर रूट एक्स हो रहा है dx, प्लस 1 से 2 एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है, 1 से 2 एक्स स्क्वायर और dx। बात आ गई सब। अब सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो, कुछ नहीं करना। एक बात हो तो अंडर रूट एक्स का होता है भैया, अगर आपको याद है 2/3 एक्स की पावर 3/2, और लिमिट अप्लाई कर दूंगा कहां से कहां, 0 से 1, कॉन्स्टेंट बाहर फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट अप्लाई कर दो सिर्फ जो वेरिएबल है, प्लस का साइन, मेरे पास एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा भैया, एक्स क्यूब भाई कितना हो जाएगा 3, और कहां से का लिमिट है 1 से 2, तो अप्लाई कर दो लिमिट। मैंने 1 पुट किया यहाँ पे, तो मेरे पास देखो 2/3 तो पड़ा है 12। ठीक है, मैंने 1x की जगह भेजा तो 1 की जगह कितनी पावर कर दो 1, माइनस 0 भेजा तो कितना हो गया 0। चलो भैया ये तो शांति का मेरे को रिजल्ट मिला है, बिल्कुल पीसफुल। अगर मैंने 2 पुट किया, अगर इसके अंदर मैंने 2 पुट किया पर लिमिट, तो 2 की पावर 3 8/3 माइनस 1 पुट किया तो 1/3, ये हो गया। अब सोल्व कर लो सिर्फ, ये तो बचेगा 2/3 प्लस ये, एक बात हो तो मैंने 3 ले लिया, 3 अगर मैंने कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा, 8 में से 1 चला जाएगा, तो मेरे पास कितना हो गया 7/3। अब एलसीएम यहां पर भी ले लो, 3 आ गया एलसीएम, ऊपर बन गया 9, कटेगा तो मेरे पास कितना बचेगा 3, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा भैया। बस ऐसे निकालना है। तो डिफाइंड फंक्शन था, आपको इसमें तो अलग अलग ब्रेक करके दिया होता है, तो बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ है नहीं आती। अब देखिएगा दूसरे पे जाते हैं, आपके पास आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में देखो कैसे अप्लाई करना है मॉडुलस बेस्ड फंक्शन में। तो सबसे पहले 0 to 5 लिमिट है, मोड x - 3 dx दे दिया, 0 to 5 लिमिट है, मोड x - 3 dx दे दिया। अब एक बात याद रखना कि जब भी मॉडुलस सोल्व कर रहे हो तो इस केस में मॉडुलस का टर्निंग पॉइंट देख लो कौन सा होगा। वो कैसे निकालोगे कि अंदर वाले को अगर x - 3 को 0 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3 के बराबर आएगी। कहने का मतलब टर्निंग पॉइंट जो होगा ना, जो टर्निंग पॉइंट जो आएगा इसका वो आएगा x = 3। बात आ गई समझ में। कैसे, इस x - 3 को अगर मैंने 0 के बराबर रखा तो x मेरे को 3 देगा, तो ये इसका टर्निंग पॉइंट होता है। भी सिंपल सी बात है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है, सिंपल बच्चों की तरह मैं बता दिया है मैंने। अब अगर ये टर्निंग पॉइंट होगा तो लिमिट 0 से 5 अगर मैं ब्रेक करूंगा, वो किस लिए टर्निंग पॉइंट, अगर मैंने 3 से कोई नीचे वैल्यू पुट कर दी, 3 से मान लो 0 और 3 के बीच की वैल्यू उठा लो कोई, अगर मैंने 2 रख ली, जैसे 2 पुट कर दी, 2 - 3, तो 2 - 3 अंदर क्या रहा है नेगेटिव, तो मॉडुलस हमेशा बाहर क्या लेके आता है माइनस का लेके आता है। अगर मैंने 3 से ऊपर पुट की, 3 से 5 के बीच की 4 रख लो, 4 पुट की तो 4 - 3 मतलब पॉजिटिव आ रही है, मतलब मॉडुलस बाहर क्या आएगा पॉजिटिव। तो इसीलिए इस केस में क्या होगा, जो लिमिट टूटेगी वो मेरे पास टूट जाएगी 0 से 3 के बीच में। जब मैंने वैल्यू रखी तो माइनस का बार आ जाएगा, माइनस का बार रख दिया और x - 3
सोल्व हो जाएगा और dx लगा दूंगा। क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो सबसे पहले मॉडुलस सोल्व करना होता है, जो भी कंडीशन पे सोल्व होता है, चाहे कोई भी फंक्शन हो, इंटीजर हो, चाहे मॉडुलस हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा उसको सोल्व करोगे पहले, फिर उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होगा हमेशा। तो मैंने मॉडुलस सोल्व कर दिया 0 से 3 के बीच में, ये जो वैल्यू देगा नेगेटिव देगा, इसलिए -12 आ गया। आगे देखिएगा, आगे जाऊंगा मैं 3 से 5, फिर 0 से 5 होगी, देखो उसके बीच में 3 तो आ रहा है ना, लाइक कर रहा है। अब देखो 3 से 5 जो वैल्यू अगर मैंने 4 रखी, 4 - 3 पॉजिटिव दे रहा है, तो मॉडुलस से बार क्या आएगा, ये पॉजिटिव बार लेके आएगा, x - 3 पॉजिटिव रहेगा। अब सिर्फ इंटीग्रेशन कर दो भैया, और कुछ भी नहीं करना, माइनस तो बार पड़ा है, इसका पड़ा रहना। x का कितना हो जाएगा, x²/2 -3 का कितना हो जाएगा, 3x, और 0 से 3 के बीच में प्लस का साइन, मेरे पास x का कितना हो जाएगा इस केस में, x²/2 -3x, 3 से 5। ठीक है, इतना होने के बाद सिर्फ आपको क्या करनी है, अब लिमिट अप्लाई करनी है। इसके अंदर अगर मैंने अपर लिमिट अप्लाई की तो 3 पुट किया, तो मेरे पास देखो माइनस तो बार बैठा ही है, अभी माइनस तो देखो बार बैठा ही है, ये रेखा ऊपर तक खींच दो ताकि इधर वाली जगह हमारी काम आ जाएगी। देखो माइनस तो बैठा ही है, अगर मैंने 3 पुट किया जहां जहां x है, तो देखो 3 की पावर 2, 9 बाई कितना हो गया 2, माइनस यहां 3 रखा तो मेरे पास हो गया 9 माइनस, और इस पूरे पे ब्रैकेट लगा दो क्योंकि पूरे के आगे भी क्या बैठा है, माइनस का। अगर मैंने 0 रखा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो मेरे पास पूरा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो ब्रैकेट बंद। पहला तो हो गया, प्लस का साइन है, प्लस लगाओगे, ब्रैकेट 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस में मेरे पास कितना आ जाएगा, जब मैंने ये 5 यहां पर भी जाएगा तो मेरे पास हो गया 15, और मेरे पास क्या है, माइनस का मैंने लगा दिया। माइनस का लगाने के बाद मेरे पास जो आएगा, चलो मैं थोड़ा इसको इधर खिसका देता हूं भाई, ताकि हमारी जगह जो है वो पूरी की पूरी काम आ जाएगी। ठीक है, जगह काम लेनी है मेरे को, नहीं भैया नहीं आएगी, छोड़ ही दो इसको, तो इसको वहीं कर लो। अगर मैंने ये प्लस वाला, ये वाला इधर ले आओ नीचे, सिर्फ ये प्लस का साइन लगा दो, अपर लिमिट ये वाली पुट करो भी, ये वाली पुट की तो ब्रैकेट क्लोज 25/2 माइनस का, देखो मैंने 5 पुट कर दिया, 15 हो गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो 3 जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस का 3 इसमें गया तो 9 हो गया, और इस ब्रैकेट को क्या कर दूंगा मैं, क्लोज, और पूरी ब्रैकेट लगा दूंगा पूरा पर। ठीक है, 9 हो गए। अब सिर्फ सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं करना, सोल्व करेंगे तो देखो क्या क्या बचेगा। इस वाले को सोल्व किया मेरे पास, तो एक बात बताओ, जब भी मैंने ये एलसीएम लिया 18 हो जाएगा, तो 9 में से -18 आ जाएगा, तो 9 में से -18 तो -12 बैठा है, तो मेरे पास 9/2 बचेगा। देख लेना भैया, कैलकुलेशन तो आप अच्छे से कर लेना, 9/2, क्योंकि टाइम खराब नहीं करेंगे इस चीज में। प्लस इस वाली ब्रैकेट को देखो, ये मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो मेरे पास 30 हो जाएगा, 25 में से 30 जाएगा, माइनस का 5/2 माइनस, देखो ये जैसी एलसीएम लिया तो ये 18, 9 में से 18 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। देख लेना भैया कैलकुलेशन करके, गड़बड़ नहीं मारनी। तो मेरे पास फाइनली जो बचा ना, वो अंदर ये तो 9/2 तो ठीक है, प्लस ये वाला देखो 2 तो मेरे पास एलसीएम आ गया, -5 और 4, सॉरी -5 प्लस का 9, प्लस का क्या हो गया 4, तो मेरे पास फाइनली कितना आ गया, 2 एलसीएम आया, 9 और 4 कितना हो गया 13, और ये मेरे पास क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। तो मॉडुलस देख लीजिएगा आपको कैसे सोल्व करना है। ये है मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करने का प्रॉपर तरीका। अगर जिस बच्चे को कर सकते हो तो आप इस तरीके से हमेशा अप्लाई करोगे, हमेशा मॉडुलस को हमेशा इस तरीके से ब्रेक करना है, टर्निंग पॉइंट हमेशा निकालना है, इस चीज पे पूरा का पूरा ध्यान देना। ये जो टर्निंग पॉइंट है ये बड़े काम की चीज है। आगे तो बच्चा जब यहां तक आ गया ना, वहां तो इंटीग्रेशन किया और लिमिट पुट किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वाला इस स्टेप तक आना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात पे ध्यान देना। ये हो जाएगा हमारे पास पहला। सेकंड देख लीजिएगा, अगला जो मेरे पास पोर्शन आता है भैया, अगला पोर्शन आएगा
आपके पास दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट बेस्ड। देखो ये जो साइन है ना, ये वाला तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बात यहां लिख लीजिएगा, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यहां पे लिख लीजिएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जुनजुना। बात आ गई समझ में। अब ये होने के बाद अब इन पे कैसे, सबसे पहले आपको अगर +1 में फंक्शन ये पढ़े हैं तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जब अप्लाई करते हैं सबसे पहले देखो मेरे को दिया 0 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। कभी ब्रैकेट देख लो, कभी ऐसे सोचो ये तो जो बिग ब्रैकेट होती है उसका साइन है, नहीं भैया, क्लोज ब्रैकेट का साइन नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा, टेंशन ना लो। ये होगा। अगर मैं बात करता हूं 0 से 5 के बीच में इंटीजर, अगर बात करो 0 से 1 के बीच में बोले आपको, 0 से 1 के बीच में इंटीजर की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 0 रहती है। अगर 1 से 2 की बात करता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 से 2 क्या देता है, 1 देता है। तो हर इंटीजर पे वैल्यू जो है वो ब्रेक होती है। अगर बात करूं इसको कैसे तोड़ोगे तो देखिएगा, सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार में देख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे तो आप सोल्व कर लोगे। 0 से 1 की अगर बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमेशा 0 देता है dx प्लस, अब जब वो 1 से 2, क्योंकि 5 तक जाना है तो 1 से 2 के बीच में अगर मैंने 1 रखा, देखो इंटीजर की जगह तो 1 देगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1, तो dx प्लस 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान लो 2 के बीच की कोई वैल्यू इंटीजर में यहां पे रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा dx। अगर मैं बात करूं 3 से 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर, मेरे को क्या देगा, 3 देगा, प्लस में 4 से 5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देता है, 4 देता है, dx। ये हो गया। इतना होने के बाद सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना। अब एक चीज देखो कि 0 का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, ये चीज यहां पे स्पेशल मैंने मेंशन की है कि 0 का इंटीजर जो है वो हमेशा c होता है, हमेशा क्या होता है, c। 0 का इंटीजर इंटीग्रेशन करने पे, सॉरी, 0 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, c के बराबर होता है। भी 0 का इंटीग्रेशन अगर c होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो c होता ही नहीं है, c होता ही नहीं है, इसीलिए c नहीं होता तो इसमें क्या लिया जाता है, सिर्फ 0 लिया जाता है। तो इसीलिए 0 का हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, कुछ भी नहीं करना और 0 रहेगा। 0 का तो 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है भैया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया, x हो जाएगा, और 1 से 2 लिमिट है इस पे, प्लस का साइन, 2 तो कॉन्स्टेंट है, 12 जाएगा, 1 बचेगा, तो मेरे पास इसका भी कितना हो जाएगा x, 2 से कितना हो जाएगा 3, प्लस ये 3 भी बाहर आ गया, 1 बचेगा अंदर इंटीग्रेशन में, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका भी 3 से 4, प्लस 4 बाहर आ गया, 1 बचेगा, इंटीग्रेशन कितना हो गया x 4 से। अब सिर्फ सोल्व कर लो, सोल्व करता हूं, ये तो 0 तो ठीक है, जैसे ही मैंने 0 तो ले लो, 2 पुट किया अपर लिमिट, तो 2 लोअर लिमिट की माइनस साइन लगाते हैं, 2 - 1 प्लस 2 बैठा ही है, अपर लिमिट पुट की 3, लोअर लिमिट -2। इसी तरीके से फटाफट मार दो, 4 पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4, अपर लिमिट 5 माइनस कितना हो गया 4। अब सिर्फ सोल्व कर लो, सोल्व करता हूं तो देखो मेरे पास कितना बचेगा फाइनली, ये तो मेरे पास 1 बचा, 1, ये मेरे पास देखो अंदर तो 1 ही बचेगा, 2, इसमें भी 4 से 3 जाएगा 1, तो बाहर 3 बैठा रहेगा, इसमें 4 हो गया, तो मेरे पास फाइनली देखो कितना हो गया, 4 3 7 और 3 10, तो मेरे पास आंसर आ गया 10, 10 आ जाएगा भैया। बात आ गई। तो इस तरीके से सोल्व करना है जब आपको इंटीजर दे दे। अब बात आती है कि ये तो हमारे पास प्रॉपर तरीका है, अगर इसी का शॉर्टकट रास्ता देखना हो तो कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक्स कराता हूं, और इसके अंदर आपने देखा होगा खूब ट्रिक्स चलेगी, बच्चे को मन को शांति मिलती है इस चैप्टर में। देखो भैया, आपको बोला ट्रिक्स क्या है, अगर 0 to n आपको लिमिट दे दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx दे दिया, तो इस केस में आपके पास जो n है ना उसको उतार दो, n सेम का सेम n - 1 डिवाइड बाई 2 कर दो हमेशा के लिए। क्या करना है, जो 0 से n दिया होगा हमेशा n उतारोगे और n - 1 डिवाइड बाई 2 करोगे हमेशा। बता कि सर ये आप हमेशा अप्लाई करोगे, n की वैल्यूज रहेगी जैसे 0 से 5 सेम उठा लेता हूं, तो इसका शॉर्टकट रास्ता देखो क्या होगा भैया,
इसकी ट्रिक देखो यार, सेम आंसर मिलना चाहिए। देखना, आपके पास 0 से 5 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 5, तो ये 5 यहाँ पे पुट कर दो, कितनी हो जाएगी 5, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है, तो आपके पास बचेगा 5, 4 डिवाइड बाई 2, काटोगे 2 पे, कितना बचा फाइनली 10, और ये आपके पास आंसर था। देख लो, हर बार आप अप्लाई कर सकते हो जब इंटीजर की वैल्यू आपके पास ऐसे बैठी हो, तो हर बार आपको ऐसे अप्लाई करना, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल ट्रिक्स हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सीखने ही सीखने हैं, कंपटीशन के लिए सीखने हैं, अपने लिए सीखने हैं, टाइम के लिए सीखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास आता है फ्रैक्शनल। ये क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वहां पर भी मैंने बताया था, यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से। वहां पे अपने पास जमीन की कमी थी भाई, मतलब जगह की कमी थी। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्या है, सिंबल है झुनझुना। मैं जिसको बोलता हूँ झुनझुना, झुनझुना टाइप दिखता है ये, ठीक है। इस केस में मेरे पास देखो 0 से 5 है और मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट x dx। अब बोर्ड में तो आता नहीं, कंपटीशन के लिए अपने को चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका लगाना है। क्या, 0 से 5, n की वैल्यू कितनी है ये देख लो 5। अगर n की वैल्यू 5 है तो आप इस केस में क्या करोगे, आंसर के लिए n/2 करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा n/2 करते हैं। और मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी बैठी है, देखो 5, ये n की है, 0 से शुरू होगा, 5 बैठा है n की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा 5/2 कर दूंगा, और ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। इतना छोटा भैया कोई करवा ही नहीं सकता आपको, इतनी छोटी ट्रिक से। सिंपल सी बात है, कंपटीशन के लिए है तो क्यों टाइम खराब करें, अपने को तो कंपटीशन में जाना है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट मैंने इस तरीके से रखा है क्या, कि 0 to 11.7 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये भी dx। अब की बार जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू 11.7 दे दी, कहने का मतलब हमारे को क्या दे दी, बिल्कुल पॉइंटों में दे दी। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो कैसे करना है आपको। हमेशा आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 11.7 है तो आप हमेशा क्या करोगे, जो मेरे पास इंटीजर है उसको उतारोगे, 11.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे। क्या करोगे, हमेशा 11.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। या दूसरा तरीका आप ऐसे सोच लो, चलो ये रास्ता छोड़ो, सस्ता रास्ता बताता हूं। 11.7 है ना, तो आप क्या करोगे, जो 11 है ना एग्जैक्ट वैल्यू है, जो इंटीजर है उसको उठा लो, 11 को उठाया, डिवाइड बाई 2 प्लस में, अब मेरे पास जो डेसिमल में वैल्यू बैठी है 0.7 का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। कुछ नहीं करना, क्या करना है दोबारा देखिएगा, 11.7 है तो आपके पास ये चीज ऐसे तो हो जाएगी ना, 11 प्लस 0.7 हो जाएगी ना, 11/2 प्लस का साइन जो हमारे पास पॉइंटों में बैठी है 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करना है हमेशा। अब देखिएगा कितना बनेगा, तो आपके पास फाइनली ये तो 11/2 रहेगा प्लस 0.49 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, 2 एलसीएम आ गया, ये ऐड होगा तो 11.49, ये आंसर आ गया। अगर बाई चांस फिर भी बच्चे को याद ना रहे तो अप्रोक्सीमेट आप निकाल सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। n/2 वाला सेम पीछे जो किया था, तो 11.7/2 करोगे तो अप्रोक्सीमेट देख सकते हो। अगर आपके पास पॉइंटों में भी सेम बिट है ना, फिर तो देखो यार प्रॉपर ये लगाना पड़ेगा आपको, फिर ये प्रॉपर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप सीधा 11.7/2 के अप्रोक्सीमेट देखोगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा n/2 वाला, जो हमने पिछले क्वेश्चन में इंटीजर पे किया था, n की वैल्यू जब इंटीजर थी तो किया था। इसीलिए यहाँ पे आपको याद रखना है, सेम उसी चीज को मैंने लिख के भी दिखाया है। प्रॉपर तरीका अगर देखते तो क्या होता कि ट्रिक है वो भी 0 से t लिमिट है, क्योंकि हमने यहाँ पे t लिया, n को तो मैं क्या ले रहा हूँ, इंटीजर की फॉर्म दिखा रहा हूँ, तो 0 से t फ्रैक्शनल x dx दे दिया। तो क्या करना है, t का इंटीजर डिवाइड बाई 2, ये है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, t के ऊपर प्लस के अंदर t का फ्रैक्शनल का स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का साइन है, t का फ्रैक्शनल फंक्शन करोगे और उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2,
जैसे मान लो यही एग्जांपल उठाता हूं, अगर प्रॉपर तरीका सोचते तो ऐसे कर सकते थे। कैसे? बच्चे को दोनों तरीके बता रहा हूं मैं। 11.7 का इंटीजर डिवाइड बाई 2 प्लस में, देखो टी की वैल्यू क्या है 11.7, यहाँ पे टी की वैल्यू दे दी 11.7 गिवन है, रख दी। फ्रैक्शनल में भी रखोगे, फ्रैक्शनल 11.7 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। अब एक बात बताओ, आना वहीं पे है, आना वहीं पे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं करता हूं, इंटीजर कितना आ जाएगा 11.7 का 11 डिवाइड बाई 2। अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, अरे 0.7 तो है फ्रैक्शनल पार्ट, वैसे ही देख लो 11.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है और उसका स्क्वायर बैठा है डिवाइड बाई 2। सेम वही आ गया ना, बस सेम वही आ गया। तो ये मेरे पास इस फॉर्मूले के तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों तरीकों से सीधा भी सोचना बता दिया, और ये आप याद रख सकते हो। जब आपको अगर ये याद रहता है तो किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं आएगी। दोनों चीज बताती है, शॉर्टकट भी सोचना और इस तरीके से इसमें भी रख के निकालना। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है भैया, आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर, क्योंकि ये हमारे पास पूरी प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके पास नेक्स्ट जो आएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 आ जाएगी, ताकि हम पूरे के पूरे टॉपिक कंप्लीट करते हुए हर लेक्चर में चलते हैं। देखो 0 to 1 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, अभी इस बात का ध्यान देना। 0 से 1 लिमिट है, 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर dx दे दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इंटीजर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के, लिमिट किसकी है, x की, कहां से कहां 0 से 1। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, मैंने x के लिमिट रख ली, कितनी है 0 से 1, माइनस का साइन है 0 to 1 दिखाने का तरीका लिखा है मैंने, सिर्फ माइनस का साइन है बीच में। अब एक बात बताओ, इंटीजर के अंदर 3x बैठा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3x बैठा है, तो इस x को मैं 3x बना दूंगा, भी 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ 3 तो 0, 1 के साथ 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब 0 से 3 के बीच में अगर मैं इसको ब्रेक करूं, 3x, अगर 0 से 3 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यू आती है, 0 से 3 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यू आती है, ब्रेक कर लो। 0 से 3 के बीच में 0 1 2 3 इंटीजर वैल्यू अलग अलग तोड़ लो, तोड़ लिया। अब मेरे को यहाँ पे x अकेला करना है, अब भी पहले तो इसको तोड़ दिया, मल्टीप्लाई कराया तो 0 से 3, फिर 0 से 3 के बीच में इंटीजर लिख लिया मैंने अलग अलग। अब मैं क्या करूँ, इस 3 को इधर भेज दो, कहने का मतलब 3 से पूरे में डिवाइड लगा दो, तो x कितना बचेगा 0 डिवाइड बाई 3, तो 0 रहेगा, 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और 3/3 हो जाएगा। पता किस, तो कहने का मतलब सुधार के लिखते हो तो फाइनली क्या बचेगा 0 1/3 2/3, और क्या बचेगा 1 बचेगा, 3/3 कट जाएगा ना आपस में, ये बड़ा। तो ये हो गया मेरे पास, क्या हो गई लिमिट आई है भैया, ये तो सिर्फ लिमिट का टारगेट था। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा, कहां से कहां टूटेगा, देखो अब 0 से 1/3 टूटेगा, 1/3 से 2/3, 2/3 से 1 पे टूटेगा सारा। अगर टूटेगा इंटीजर तो कैसे क्या क्या वैल्यू लेके आएगा, 0 से 1/3। एक बात बताओ, मैं क्या पुट करूंगा इसमें 0, लोअर लिमिट पुट करोगे, कहने का मतलब 0 से 1/3 जाऊंगा सबसे पहला, 0 से 1/3, 0 से 1/3। एक बात बताओ, 0 में इसके अंदर पुट करूंगा तो 3 × 0 0 मिलेगा, तो कहने का मतलब 0 देगा इंटीजर वैल्यू। अब लोअर लिमिट पुट कर लो या बीच की वैल्यू पुट कर लो, लोअर लिमिट में आपके लिए सस्ता रास्ता पड़ेगा। अब जाऊंगा 1/3 से 2/3 लिमिट पुट करूंगा, ठीक है। एक बात बताओ, लोअर लिमिट अगर मैंने पुट की 1/3, 3 इंटू में 1/3 कितना 1, तो ये देगा इंटीजर 1 प्लस। अब जाऊंगा मैं 2/3 से 1, 2/3 से 1, 2/3 से 1 जाऊंगा तो 2/3 जैसे ही रखा, 3 से 3 कटेगा 2 बचेगा, तो इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब सिर्फ जो पिछला क्वेश्चन में किया था इंटीजर वाले में सेम कर दो। देखो भैया 0 वाले का तो 0 छोड़ दो, इसको 1 का क्या हो जाएगा x, और क्या लगेगा लिमिट क्या है भैया 1/3 से 2/3 प्लस मेरे पास अगला कौन सा हो जाएगा, भी 2 तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, और x बचेगा इंटीग्रेशन इसका 2/3 से 1 तक जाएंगे। सिर्फ पुट कर दो, अप्लाई कर दो सारी की सारी, 2/3 अपर लिमिट पुट की 2/3 माइनस का 1/3,
+2, 1 पुट कर दिया अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 2/3, तो मेरे पास फाइनली बच गया ये जो होगा 3, ये आ गया, 2 में से 1 जाएगा 1, प्लस 3 एलसीएम लिया 3 - 2, तो मेरे पास 2 बार बैठा था तो वापस हो गया 2/3, एलसीएम ले लो भैया, 3 ये आ गया, 1 और 2 कितना 3, कटेगा पिटेगा, आंसर कितना आ गया 1, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। बात आ गई सर। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर के, और हमारे पास जितने भी फंक्शन थे एक एक चीज को देखिएगा, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो देखो मैंने आपको 3 चीज करा दी है, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट, प्रॉपर्टी नंबर 2 कंप्लीट, और प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको कंप्लीट। ये सारी की सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल सस्ते टाइम में करवा दी आपको, और लोगों को हवा भी नहीं लगेगी जिस टाइम में आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको इसी तरीके से काम करना है, एक एक डिफाइन करके, जो जो मैंने कराया उस पर आपको अब काम करना है। क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए जिस बच्चे को, तो अपने एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहां से क्लास पीडीएफ मिल जाएगी ऐप पर, ठीक है। बाकी जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी, काम करते रहो और पढ़ाई करते रहो, और पढ़ते रहो और मजे करते रहो।